आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। गोमती नदी में चलेगा टूरिस्ट क्रूज। एक साथ 200 लोग कर सकेंगे सैर। हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच होगा संचालन। 30 मीटर में एक चक्कर पूरा करेगा क्रूज। और साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, बार, रेस्टोरेंट आदि की मिलेगी सुविधा। रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ निर्माण। लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसकी वजह होगी नदी पर चलने वाला आलीशान टूरिस्ट क्रूज। क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी टाउन लाउंज और साथ ही डिजिटल स्क्रीन व ओपन रेस्टोरेंट आदि भी सुविधा मिलेगी। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण शुरू हो गया है। एलडी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रविवार को स्थलीय निरीक्षण करके प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने 5 महीनों में क्रूज का निर्माण पूरा करके इसे संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती पर टूरिस्ट क्रूज के संचालन के लिए आरपीएफ और साथ ही आरएफपी आमंत्रित किया गया है, जिसके माध्यम से कोलकाता की कंपनी मिस्टर्स बालाजी सेल्स एंड पूर्णिमा एंटरप्राइजेस का चयन किया गया है। कंपनी ने हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि क्रूज का निर्माण कार्य 16 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया जाएगा। वहीं क्रूज का संचालन शुरू होने पर कंपनी को प्रतिष्ठित 16 लाख रुपए एलडीए को रेवेन्यू के तौर पर देने होंगे। 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा क्रूज। आपको बता दें, उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। इसमें एक बार में 200 लोग सवार होकर नदी की सैर कर सकेंगे। क्रूज का संचालन हनुमान सेतु से गोमती बैराज के माध्यम से किया जाएगा, जो कि 30 से 45 मिनट तक एक चक्कर पूरा करेगा। क्रूज के बेसमेंट में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजिटल स्क्रीन व वीआईपी लाउंज होंगे। वहीं ऊपरी हिस्से में ओपन रेस्टोरेंट की सुविधा होगी। और साथ ही क्रूज की सैर के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए टिकट और प्रस्तावित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लाउंज और अन्य चीजों के लिए भी अलग से भुगतान करना होगा। और साथ ही मरीन लाइफ की जानकारी देगा स्टाफ। आपको बता दें, टूरिस्ट क्रूज पर कैप्टन और साथ ही 5 मरीन क्रू मेंबर्स तैनात होंगे। राउंड शुरू होने पर कैप्टन द्वारा पब्लिक एड्रेस और साथ ही सिस्टम के जरिए क्रूज पर मैदान मौजूद लोगों से संबोधित उन्हें किया जाएगा। खासतौर पर बच्चों को क्रूज में विशेषताओं व संचालन के साथ ही मरीन लाइफ के बारे में रोचक जानकारी भी दी जाएंगी। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी मीडिया के सामने रखी है। चेयरमैन सुखदेव सिंह ने कहा कि बीते 1 वर्ष में नगर के विकास के लिए सभी कार्य लगन और मेहनत के साथ किए जाए। उन्होंने बताया कि हर साल बरसात के मौसम में शहर में जलभराव की गंभीर समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जलभराव की समस्या काफी हद तक कम हो रही। उन्होंने बताया कि नालों के निर्माण और जल निकासी की समस्या के स्थानीय समाधान के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी गई थी, जिस पर शासन द्वारा 16.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। आने वाले समय में इससे शहर को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। वासियों को और पार्टी के सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाई देते हैं। और एक साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, उसका लेखा जोखा भी आदरणीय सुखदेव सिंह जी देखें। मैं बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सितारगंज नगर पालिका गठन होने के बाद सितारगंज के इतिहास में पहली बार इतने विकास कार्य आदरणीय सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में आदरणीय सौरभ भगोड़ा जी के दिशा निर्देशन में हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के सहयोग से इतने विकास कार्य हुए, जिसका लेखा जोखा आदरणीय सुखदेव सिंह देखेंगे। और सितारगंज की बहुत बड़ी समस्या पानी के भराव की समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या थी। उसके लिए 16.5 करोड़ रुपये अभी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुए। आदरणीय चेयरमैन साहब और सौरभ भगोड़ा जी इसके लिए बड़ी भागदौड़ कर रहे थे, बहुत बड़ी समस्या थी। और सितारगंज की एक बहुत बड़ी समस्या है सितारगंज नगर के व्यापारियों की लीज की समस्या। लीज की समस्या में का कैसे समाधान और कैसे सितारगंज के व्यापारियों को मालिकाना हक मिले, इसके लगातार अभी 2 बार तो भाई साहब और मैं हम प्रदेश में भी गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और आदरणीय सौरभ भगोड़ा जी इसके लिए लगे हुए हैं। एक बार पुनः जो ऐतिहासिक रूप से विकास कार्य हुए हैं सितारगंज के लिए, और सितारगंज की बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सभी क्षेत्रों में सभी जाति धर्मों से उठ के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास कार्य आदरणीय सौरभ भगोड़ा जी के दिशा निर्देशन में हमारे भाई सुखदेव सिंह जी ने और पूरी नगर पालिका की टीम ने। और इसके लिए एक बात के लिए मैं और बधाई दूंगा, नगर पालिका
के जो जितने सभासद हैं सभी सभासदों ने विकास के मामले में एक मत होकर किसी प्रकार से आपस में कोई वाद विवाद ना करके सितारगंज के विकास के लिए सब एक हैं। और अभी सितारगंज की एक बहुत बड़ी समस्या जो जाम की समस्या आप लोग जूझ रहे हैं, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ बैठे उपकार सिंह जी और आदरणीय सुखदेव सिंह जी और मैं स्वयं अभी सितारगंज के अंदर सीडी साहब आए थे, तो हम लोगों की बात हुई और बहुत जल्दी इसका कैसे समाधान हो, हम लोग तीनों लोग मौके पे भी गए थे अधिकारियों के साथ, उसके समाधान के लिए प्रयासरत है। और हम सितारगंज के विकास के लिए कैसे नई योजना लाएं और क्या क्या इसमें सुझाव हो सकते हैं, आदरणीय सुखदेव सिंह जी ने कहा है सितारगंज के क्षेत्र के लोगों से कि वो अपने सुझाव दें। एक बार पुनः मैं सितारगंज में जो ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं इसके लिए पूरे बोर्ड को, आदरणीय बड़े भाई सुखदेव सिंह जी को बधाई देता हूँ। अब सितारगंज जितने विकास कार्य हुए इसका लेखा जोखा आदरणीय सुखदेव सिंह जी ने। जल भराव से निपटने के लिए जो बजट पास बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उसकी डीपीआर बनती है, डीपीआर होने के बाद उसका टेंडर होता है और उसके लिए विभिन्न तकनीकी समस्याएं होती हैं। हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि वो इस बार लेकिन आपने देखा होगा इस बार जो बारिश हुई थी उस बारिश के अंदर सितारगंज में जो नगरपालिका बोर्ड ने तली झाड़ सफाई कराई थी उसका फल ये मिला। आप देखेंगे बाजार के अंदर जितना जल भराव होता था इस बार कम हुआ है और इसीलिए प्रयास रहता है कि बरसात से पहले समस्या का समाधान हो गया। आदरणीय सुखदेव सिंह पधारे पहुँचे सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी सम्मान्य नेता और हमारे साथी सभासद जितने बाहर आए हैं। आज एक सभासद जी हमारे जरूरी काम से चले गए थे और बाकी यहाँ पहुँचे सारी मेरी माताएं बहनें नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आज आप सब लोगों के सितारगंज वासियों के आशीर्वाद से शपथ ग्रहण किए हुए आज मेरे को कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, तो मैंने सोचा कि अपने जिन्होंने आशीर्वाद दे के मेरे इस सीट पर बैठाया और मेरे साथ बोर्ड को बैठाया, हम 14 लोग मिलकर जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं क्षेत्र की, उसमें 1 साल में हमने क्या क्या किया तो उसके बारे में मैं आप लोगों के उससे और जनता को बताना चाहता हूँ, सितारगंज वासियों को, कि मैंने हमारे बोर्ड ने नगर पालिका से क्या क्या कार्य किए, जिसमें वह सब निर्माण कार्य कुल जो हमने किए हैं इस 1 साल में 203 निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें रास्ते, छोटे बड़े रास्ते, नालियाँ और सारी उसने मेरे को बताया, तो वहाँ हमने निर्माण कार्य कराए और इसमें 1,80,00,000 रुपए की लागत से लगभग जो हमने पुरानी लाइटें रिपेयर भी कर। खबर ऋषिकेश से है, जहां वन भूमि प्रकरण को लेकर बापू ग्राम में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे क्षेत्रीय लोगों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों से वन भूमि प्रकरण को लेकर गहन बातचीत करी और विचार विमर्श किया है। मौके पर बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के हरीश यादव को अपनी मांगों पर संबंध में ज्ञापन दिया है। हरीश रावत ने आश्वासन दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करेंगे और उन्हें तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में रखने के लिए कहा है और तथ्यों पर सही जानकारी के आधार पर दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट को यदि जानकारी दी जाएगी तो कोर्ट वन भूमि प्रकरण में जनता के हित के साथ काम करेगा। हरीश रावत ने बताया कि कोर्ट की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी और इसके लिए सरकार को सबसे पहले पहल करने की जरूरत है। यदि उनके प्रयास के बाद भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सही तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर जनहित का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस और बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुसार पक्ष रखने के लिए मजबूर होंगे। पूरी जानकारियों के साथ जाए और मुझे पूरा भरोसा है यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है लड़ने के बजाय लड़ाई का मतलब कोर्ट में अदालती लड़ाई होती है, उसमें कानून की दांव पेंचों की लड़ाई होती है। बचाओ संघर्ष समिति का गठन करना पड़ा है। उस मामले में सरकार को आगे आकर के कहना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, जो आपका आदेश है हम इस आदेश के आलोक में तो फिर सरकार के लिए मैं यदि विरोध पक्ष का व्यक्ति नहीं होता तो मैं कुछ दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता, क्योंकि मैं उनका घोर विरोधी हूं। सैद्धांतिक सरकार को लड़ना चाहिए। इस समय $30-35 हजार के करीब आबादी,
ज़्यादा 35,000 चलिए 50-60 हजार। क्या ये इन लोगों की समस्या, जो बहनें हमारी यहाँ पे बैठी हैं या भाई बैठे हैं, ये केवल उनकी समस्या है? सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की तो होती है, जनता ही तो बनाती है सरकार, चुनती तो सरकार ही है, जनता ही है ना, आप ही ने उसको चुना है। ख्यानत किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने संज्ञान लेकर के एक आदेश पारित कर दिया। उस आदेश का क्या असर पड़ेगा, मैं ये तो मान सकता हूं कि डीएफओ नहीं समझेगा उसको, मैं ये मान सकता हूं कि उसको रेंजर साहब नहीं समझेंगे, मैं ये भी समझ सकता हूं कि उसको थानेदार साहब भी नहीं समझेंगे, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा ये मुख्यमंत्री साहब तो समझेंगे ना, मंत्री साहब तो समझेंगे ना, विधायक साहब तो समझेंगे, नहीं तो सारे साहबों के ऊपर इन साहबों को बिठाने की क्या जरूरत है? इसलिए इनके ऊपर, सबके ऊपर, मुख्यमंत्री साहब को, मंत्री साहब को, अब ये तो हमारा जो कर्तव्य है, जो राजनीतिक दलों का कर्तव्य है और जो सरकार का कर्तव्य है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बटा हुआ है, वो स्पष्ट तौर पर बटा हुआ। तानी कांग्रेस के लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो काम शंकर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी को करना चाहिए था, या माननीय विधायक अग्रवाल साहब, माननीय अग्रवाल साहब को करना चाहिए था, या यहाँ एमपी कौन है यहाँ से, त्रिवेंद्र सिंह जी को करना चाहिए था, वो काम इनका कौन बात करेगा? जबकि इनको तो यहाँ सड़क में वो बात करनी चाहिए थी। आवाज बुलंद करें, ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे का कर्तव्य जिनका है, मैं उनका आह्वान करना पहल करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, पूरे दस्तावेज लेकर के जाए, पूरी जानकारियों के साथ जाए, और मुझे पूरा भरोसा है यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अस्तित्व को ये तो स्वीकारेगा। और क्योंकि कोई भी कानून के सामने जब तक तथ्य नहीं, सरकार को चाहिए। हरिद्वार में महाशिवरात्रि से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है और साथ ही पड़ोसी राज्यों सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर कांवड़ मेला क्षेत्र को सुपर जोन और साथ ही सेक्टरों में विभाजित कर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात को सुचारू रखने के लिए नीलधारा और साथ ही चंडी पुल के आसपास पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। लागू करो, दूर करो, 16-26 लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, आवाज एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। की तैयारियों के बीच हरिद्वार पुलिस अपनी पूरी तैयारी हमने की है, उसके तहत आगे फोर्स को ब्रीफ करके लगाया जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पे 10 तारीख के बाद से भीड़ बढ़ेगी, हमें पूरा इसका अंदेशा भी है। साथ में 15 तारीख को जब महाशिवरात्रि है उसके बाद भी, क्योंकि सर्दी कांवड़ महाशिवरात्रि के बाद भी लोग जल उठा के जाते हैं, इसलिए खासकर श्यामपुर वाला जो क्षेत्र है, हरिद्वार सिटी और श्यामपुर क्षेत्र में हमें
काफी ट्रैफिक का दबाव रहेगा। इसी के अनुरूप हमारा पुलिस बल लगाया गया है। साथ में हमारे रूट डाइवर्जन प्लान लागू किए जाएंगे, जो जैसे भीड़ का जो दबाव बढ़ेगा या ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, उसी के अनुरूप हमारा जो भीड़ प्रबंधन या ट्रैफिक प्रबंधन किया जाएगा। एसपी सिटी इस पूरे सर्दी कांवड़ की व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी है। उनके साथ फोर्स भी इनको दिया गया है। जो आवश्यक जो भी लॉजिस्टिक की इनको जरूरत होगी वो तत्काल मुहैया कराया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि हरिद्वार पुलिस पूर्व की भांति इस वर्ष भी कांवड़ बहुत अच्छे तरीके से। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड द्वारा आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष असलम अली ने कहा, 15 जनवरी से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, सरकार ने नहीं सुनी तो आज धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। सरकार से 18 सूत्रीय मांग की गई है, जिसमें एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यों तथा पंजाब एवं राजस्थान की भांति पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर गोल्डन कार्ड राज्य कर्मियों को भी केंद्र की भांति मकान किराया भत्ता अनुग्रह किया जाए। तो जैसे आपको विगत है कि हम लोग पिछले 15 जनवरी से हम लोग लगातार गेट मीटिंग कर रहे थे और हमारा 31 तारीख तक हमारा गेट मीटिंग का कार्यक्रम चला, मगर सरकार के कानून में जून ही रहेगी तो हम इसमें द्वितीय चरण में हमें आना पड़ा। द्वितीय चरण के इसमें आज हम लोग धरना प्रदर्शन और 18 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उसके संबंध में हम लोग मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। हम लोग पिछले 2-3 सालों से लगातार सरकार के संपर्क में थे कि हमारी जो हमारी जायज मांगे वो हमारी पूरी कर दीजिए। हमारी जो मेन प्रमुख मांगे हैं 3 पदों, जैसे आपको मालूम होगा कि 10, 16, 26 हमारे कई कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिला और उससे कई ज्यादा वेतन विसंगतियां पैदा हो गई हैं। आपको जैसा कि विदित हुआ कि गोल्डन कार्ड हमारा एक था, गोल्डन कार्ड में हमारे सरकार ने मजाक बना रखा है। हमारे गोल्डन कार्ड के नाम पे हमारा सब लोगों का पैसा कट रहा है और उसके बाद भी कहीं भी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर कई सारी मांगे हमारी, और जैसे ही हमारा है कि पुरानी पेंशन के लिए हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जहां सरकार अपने एक छोटे से भत्ते बढ़ाने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है और हमारे जितने हमारे कर्मचारी वर्ग हैं इनका कोई भी पुरानी पेंशन के बारे में हम लोग कहीं भी उससे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इसी तरह की हमारी 18 सूत्री मांगे हैं और सरकार से हम लोग अभी मांग करते हैं कि हमारी जो हमें द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में हमारी मांगे मान ले। यदि हमारी इस मांगों को नहीं मानी जाता तो हम लोग निश्चित ही रूप से हमारे जितने हमारे कर्मचारी वर्ग है हम लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। हमारा तो ये मानना है कि हमें तो जैसे आपको विगत है कि हम लोग पिछले 15 जनवरी से हम लोग लगातार गेट मीटिंग कर रहे थे और हमारा 31 तारीख तक हमारा गेट मीटिंग का कार्यक्रम चला, मगर पराश्रित संस्कृति पर आधारित जिन प्यार के दिनों का इंतजार प्रेमी जोड़े का पूरे वर्ष रहता है, वह इंतजार खत्म हो गया है और साथ ही वैलेंटाइन डे वीक का शुभारंभ भी हो चुका है। पहले दिन सीने में धड़कता युवा दिलों में रोज डे को बेहद ही प्यार और मोहब्बत के बीच मनाया गया। युवाओं ने बाजार में अपनी पसंदीदा पसंद के रोज खरीद कर अपने पसंदीदा प्रेमी को उपहार में दिए हैं और साथ ही वैलेंटाइन डे वीक के तहत अपने पहले प्यार का इजहार किया है। रोज डे के मौके पर शहर में जगह जगह फूलों की दुकानों पर रोज खरीदने वालों की काफी हलचल दिखाई देने लगी। खास बात यह है कि इन फूलों की बिक्री आम दिनों के मुकाबले दोगुने दामों पर हुई है। माना जा रहा है अचानक इस हफ्ते रोज की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए 40 रुपए में बेचे जाने वाले रोज 80 रुपए तक बिक रहे हैं। रोज खरीदने वालों में केवल युवा प्रेमी जोड़े ही नहीं बल्कि बेहद उम्र दराज प्रेमी जोड़े भी देखे गए हैं। इस पूरे सप्ताह अलग अलग तरीके से फूलों को खरीदकर प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे वीक का आनंद उठाएंगे। विश्वास कैसा काम देखा जा रहा है? काम तो बढ़िया चल रहा है। अभी लड़की लुड़की लड़के भी आ रहे, कपल्स कुपल्स सारे यहाँ। गुलाब भी हर एक प्रकार का रखे, हर एक कलर के, और गुलाब का रेट भी बढ़ चुका है और काफी बेहतरीन काम चल रहा है। अभी गुलाब लेने आ रहे लोग। कितने प्रकार के जो गुलाब रखे हैं आप? 7-8 प्रकार के गुलाब है। पिंक है, व्हाइट है, रेड है, पीच है, सैफरोन है, हर एक कलर के गुलाब है फिलहाल। हाँ, इस बार बहुत बढ़िया। रेट 80 रुपए का हो गया, पहले 40 का था, 80 का हो गया, और रेड वाला 30 का था, वो 50 का हो गया।
आपको बता दें कि मुंडलाना क्षेत्र के अकबरपुर ढाडेकी में निजामपुर गांव में उपखंड अधिकारी लंढौरा ने विजिलेंस की टीम को साथ लेकर बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें गुरुवार को 2 दर्जन से ज्यादा विद्युत बिजली चोरी पकड़ी गई है। विद्युत विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में बिजली चोरों में हड़कंप मचा रहा। उपखंड अधिकारी गुलशन बुलानी ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और गुलशन बुलानी ने बताया कि आज 14 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बुलानी ने लोगों से अपील भी की है कि अपना विद्युत बकाया समय से जमा करें व विद्युत चोरी ना करें। टीम में शामिल हो रहे उपखंड अधिकारी गुलशन बुलानी, सहायक अभियंता विजिलेंस धनंजय सिंह और सहायक अभियंता विजिलेंस विकास कुमार, क्षेत्र के अवर अभियंता संजना सिंह व क्षेत्र के लाइनमैन भी वहां पर मौजूद रहे। आज विजिलेंस की टीम के साथ हमने मुंडलाना क्षेत्र के निजामपुर और अकबरपुर गांव में चेकिंग अभियान चलाया था। तो इस प्रोसेस में हमने जो है करीबन 15 चोरी पकड़ी हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शेष क्षेत्रों में भी चोरी की सूचना मिल रही है, उसमें भी शीघ्र ही कार्रवाई करती जाती रहेगी। टाइम करीब 15 चोरी पकड़ेंगे। तो अब आगे की क्या? आगे इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है असेसमेंट के साथ साथ इनका जो है FIR संबंधी कार्रवाई की जाती है। तो नज़दीकी थाने में हम देंगे, आज ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। आगे भी सर? हाँ, ये लगातार सतत अभियान जारी रहेगा। इस अपील के साथ कि चोरी ना करें और कंटिन्यू हम इसमें चोरी करने वालों को ये संदेश देते रहेंगे। सर लगातार राजस्व कार्य हमारा चल रहा है पिछले 2 महीनों से। तो अब जैसा कि मार्च सर पर ही है और इसकी पूरी जो है राजस्व वसूली पर हमारा ध्यान केंद्रित है। जिन लोग लंबे समय से बकायेदार हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है लगातार। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर उखाड़ने की कार्रवाई उस अवस्था में की जा रही है जब कंज्यूमर भुगतान करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं और उन उपभोक्ताओं पे की जा रही है जिनके ज़्यादा बकाए हैं, 25,000 से ऊपर हैं। उन घरेलू उपभोक्ताओं को हमने मीटर उखाड़ने पे लगा रखा है, या फिर ऐसे उपभोक्ता जिनके ऊपर ट्यूबवेल या अन्य श्रेणी के हैं जिनके ऊपर और भी ज़्यादा बकाया है, तो ऐसे उपभोक्ताओं की मीटर उतार के उनसे कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अधिनियम 56 के तहत अपने आप में नोटिस होता है और ये सब भली भांति अवगत भी हैं कि राजस्व अभियान हमारा लगातार पिछले 3 महीनों चल रहा है। कैंप की सूचनाएं निकाली जा रही हैं जो हमारे न्यूज़पेपर्स में भी हर महीने निकलती हैं। जमा नहीं करते हैं तो ये तो फिर जमा न करने की उनकी अभिरुचि बता दी है। ऐसा कुछ नहीं है, इनको बाकायदा विद्युत जो बिल होता है अपने आप में एक नोटिस होता है। हम उनको बता रहे हैं सबसे पहले पैसे मांगने के लिए हमारा जो भी राजस्व कार्य में लगे हुए हैं और अभियंता और अन्य स्टाफ सबसे पहले उनके पास गए हैं, 2-2, 3-3 बार तक गए हुए हैं। तो सूचना उनको पूरी बिल नहीं दे पाते, मतलब ये 2 तरीके से होता है। एक तो आर्थिक स्थिति से नहीं दे पा रहे और दूसरा होता है जो देना नहीं चाहते। तो हमारे पास जो विद्युत विच्छेदन के अलावा इसमें कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो लोग चाहते हैं कि बिल जमा कर रहे हैं और पार्ट पेमेंट कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति के नतीजे का अगर पूरा नहीं पे कर पाते हैं वो, तो उसमें हम उनको रिलैक्सेशन देते भी हैं कि अगर वो ये सहमत होता है कि आधा बिल अभी और आधा बिल नेक्स्ट डेट में वो जो भी वो चाहता है, तो उसमें हमने ऐसा किया भी है। परंतु वर्तमान में जैसा कि हमारी पूरी विनती है सारे उपभोक्ताओं से कि अपना सारा बिल जमा करें और इससे कि आप विच्छेदन की कार्रवाई से भी बचे रहेंगे और जो ब्याज लगता है उससे भी। खबर जसपुर से है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां जनपद के जसपुर नगर में गांव पर पतरामपुर रोड पर पतरामपुर चौराहे के निकट एक लड़की के गोदाम एवं कार्यालय में आज दोपहर में करीब 2:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें रखी लकड़ी समेत अन्य सामान भी जलकर पूरी तरह राख हो गया। आपको बता दें, जले सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है तथा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
सूचना प्राप्त हुई और वायरलेस सेट द्वारा भी और क्या कहते हैं MDT द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई 229 पे जब सूचना प्राप्त हुई कि लकड़ी मंडी में आग लगी है। जब लकड़ी मंडी में हम पहुंचे तो वहाँ देखा कि नाम था जाकिर हुसैन कि लकड़ी की दुकान में आग लगी थी, जबकि काफ़ी नुकसान हो गया। आप भी देख ही रहे होंगे पीछे तो नुकसान हुआ। तो 29 पे हम जैसे पहुँचे तो 2-2.5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे और फिर जब देखा तो हमारी 2 गाड़ियाँ उसमें लगी थी और 2 गाड़ियाँ लगी तो 2 गाड़ियों ने पूर्ण रूप से आग बुझाया और जनता के सहयोग और हमारे कोतवाली जो कर्मचारी हैं पुलिस के वो भी लगे थे। इनका सहयोग और हमारे जो जनता का सहयोग द्वारा हमने आग बुझाया, जिसमें हमारे महिला कर्मचारी थे और हमारे जो फायर सर्विस के कर्मचारी थे उनके द्वारा आग बुझा दिया। इस समय पूर्ण रूप से आग बुझ चुकी है। बस आग कारण अभी कल मालूम चलेगा, एकदम तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो आग लगी है तो अभी हम आकलन नहीं निकालेंगे, तो आकलन भी कल निकालेंगे और उसका कल सुबह तब उसको देखेंगे, तब बताया जाएगा कि आग किस कारण से लगी। वैसे अभी तो अनुमान लग रहा है कि क्योंकि कर्मचारी सब वहाँ थे तो लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है, क्योंकि बगल में पोल एक जला हुआ है तो पोल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है अंदाज़न। ठीक, हम लोग लंच करने के लिए गए थे तो हमारे जो मज़दूर हैं यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ जो है आग लग गई है और आग का जब एक्चुअली क्या है वो शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी है। अब पूरा गोदाम है, पूरा ऑफिस, सारे जो यहाँ पर साल का, सागौन का, लिप्टिस का माल रखा हुआ था। आपके सामने है सारी चीज़ें जो जल के बिल्कुल राख हो चुका है। जो बचा है वो भी किसी उपयोग के लिए है भी नहीं। वो लगभग कितना कब आप माल मानिए जो नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की भूमिका ठीक है भूमिका, आने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर हो सकता है कि टाइम से अगर आ जाती तो इतना बड़ा हो सकता नुकसान ना होता। लकड़ी मंडी चौराया है, तहसील रोड। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गुमशुदा दिव्यांग ई-रिक्शा चालक युवक की हत्या का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 4 फरवरी को थाना रानीपुर क्षेत्र की विष्णु लोक कॉलोनी निवासी राम आश्रय अपने 38 वर्षीय पुत्र मनीष के लापता होने की तहरीर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस का एक विशेष टीम गठित उनकी की गई थी, जिसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाया था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जांच के दौरान मनीष के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली गई थी, जिसमें अंतिम कॉल अयान नामक व्यक्ति को की गई थी और साथ ही संदिग्ध को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का शव और उसका ई-रिक्शा बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी तलाश के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। फरवरी को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के विष्णु लोक कॉलोनी के रहने वाले राम आश्रय द्वारा पुलिस को ये बताया गया था कि उसका पुत्र मनीष जो 1 तारीख से गुमशुदा चल रहा है, शाम के समय वो लाश देखा गया था। उसके बाद से वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना उसका फोन का पता लग पा रहा है, फोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस ने तत्काल पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए उसकी जब सीडीआर एनालिसिस का पुलिस के द्वारा किया गया तो ये बात पुलिस के संज्ञान में आई कि लास्ट जो कॉल एक व्यक्ति को की गई थी, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो यह पता लगा कि अभियुक्त अयान द्वारा वो कॉल की गई थी, जिसने
उसका फोन यूज किया था। पुलिस के द्वारा अयान को जब हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा थोड़ी सख्ती से पूछताछ में ये बात बताई गई कि उसके द्वारा सर्वप्रथम मनीष से ये फोन छीना गया था, उससे छीन के वो भागा था। इस बीच वो कॉल उसके द्वारा की गई थी। बाद में जब मनीष के द्वारा उससे फोन देने का दबाव पड़ा, नहीं अन्यथा पुलिस को बताने के लिए उसको कहा गया, इस बात से डरते हुए उसने अपने एक साथी बिलाल के साथ मिलकर मनीष की हत्या की और एक बोरे में डाल के उसकी ई रिक्शा से सुपरवाइजर कॉलोनी BHEL के पास उसको फेंक दिया। पुलिस के द्वारा सब पूरे मामले को जांच के तहत, एविडेंस के तहत ई रिक्शा और मृतक मनीष की बॉडी को बरामद किया गया। अभियुक्त अयान को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त है बिलाल, वो भी फरार चल रहा है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग का प्रयास किया जाएगा। मैं ये आश्वस्त करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा हृदय विदारक ये घटनाक्रम है, क्योंकि मनीष जो है पैर से विकलांग भी था और अपने रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाता था। फिर कुछ छोटे बच्चे भी हैं, ये बात हमारे संज्ञान में आई है। इसलिए जो भी अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई। फोन के लालच है फोन इसके द्वारा छीन के भागना, जब उसके द्वारा उसे मांगना और पुलिस की उसको वो देना कि भाई पुलिस को सूचना देने जा रहा है, उसी क्रम में इसके द्वारा ये घटनाक्रम को किया गया है। बाकी अभी विवेचना प्रचलित है, आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसका अनुरूप आगे वैधानिक कार्रवाई। रानीपुर पुलिस ने बहुत ही कम समय में ये पूरे केस की जो गुत्थी है उसको सुलझाया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मेरी ओर से 2500 इनाम की पुलिस को घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूंगा जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको प्रशस्ति पत्र के साथ साथ हरिद्वार में शहर से लेकर देहात तक पुलिस का सघन सत्यापन अभियान जारी है। बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। SSP हरिद्वार के द्वारा थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए, बिना सत्यापन कोई भी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति छोड़ा ना जाए। और साथ ही अभियान का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन अभियान में आमजन के सहयोग से अपील पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से जानकारी साझा करने का भी अनुरोध किया है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में प्रीति रावत की गोली मारकर हुई निर्मम हत्या ने मामले में SSP क्राइम विशाखा अशोक भदाने ने DGP दीपम सेठ के निर्देश पर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज SP ने ऋषिकेश के शिवाजी गली नंबर 17 में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने क्राइम सीन को बहुत बारीकी से देखा है और अधीनस्थ अधिकारियों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। इसके अलावा घटना की सूचना देने पर पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। SSP ने बताया है कि महिला अपराध को लेकर DGP बहुत गंभीर है और उनके निर्देश पर ऋषिकेश और देहरादून में महिलाओं की हत्या के मामले में विभागीय लापरवाही को लेकर बारीकी से जांच जारी है। बताया है कि इस मामले में जांच 7 दिन के अंदर कर पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने निचले स्तर पर कानूनी कार्रवाई सुनवाई होने पर पुलिस मुख्यालय का दरवाजा भी खटखटाने की सलाह पीड़ितों को दी है।
31 जनवरी की रात को जो है यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेते हुए हमारा पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में आता है। इसलिए मुख्यालय स्तर पे एक कमेटी जो है गठित की गई है, जो इसको चेक करेगी कि अगर इस घटना में कोई लापरवाही हुई है पुलिस के स्तर पे, तो थाना लेवल पे हो या चौकी लेवल पे हो या अन्य किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे अगर कोई लापरवाही हुई है तो इसका जो है सघन चेकिंग करेगी, और अगर कुछ लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी। देखिए, अभी इसके अंदर जो है लोगों के अंदर एक डर है जब से ये घटना हुई है। हालांकि इस मामले में जो देहरादून में घटना हुई थी उसमें भी एक्शन लिया गया है डीजीपी साहब की ओर से, तो लोगों के अंदर लोग पैनिक ना हो, उनके लिए पुलिस की ओर से क्या संदेश रहेगा कि जो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें? देखिए, पुलिस की हमेशा ही प्रायोरिटी रहती है सुरक्षा जो है वो प्रदान करना, और महिला सुरक्षा जो है हमेशा ही प्रायोरिटी पे रहा है। तो हमें पुलिस मुख्यालय के माध्यम से आप सभी को अपील भी करना चाहूँगी कि किसी भी तरह का पैनिक करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी लगता है कि किसी भी तरह के आपको भय है या कोई खतरा है, तो आप इमीडिएटली जो है पुलिस के पास आ सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं कार्रवाई हो रही, तो मुख्यालय स्तर पे भी आप बता सकते हैं, उसमें हम जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। लोगों की एक शिकायत आ रही है कि जब भी कोई घटना होती है 112 पे कॉल करती हैं तो जल्दी से नंबर नहीं मिल रहा है, बहुत नंबर बिजी रहता है, और जब कभी जाती भी है तो पुलिस रिस्पांस टाइम कम आता है। तो इस घटना में क्या रिस्पांस टाइम रहा है पुलिस का, और आगे इसमें कैसे रहेगा? देखिए, इस घटना में पुलिस का रिस्पांस टाइम तो सही रहा है। जो आप दूसरी बात करें कि अगर 112 पे कॉल जो है वो नहीं लग पाती, इसकी हम जांच करें। कालाढूंगी नगर पालिका के पहले कार्यकाल में 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पालिका सभागार में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कतियोरा के कार्यों की सराहना करते हुए उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में पालिका अध्यक्ष रेखा कतियोरा ने कहा कि जन सहयोग और पूर्व अध्यक्ष पुरस्कार कतियोरा के मार्गदर्शन में अधिशासी अधिकारी, सभी सभासदों और पालिका कर्मियों के सहयोग से 1 वर्ष के भीतर कई ऐसे विकास कार्य किए गए हैं जो वर्षों से लंबित चले आ रहे थे। और उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 6 में सड़क निर्माण और साथ ही कानिया बैल से होकर वार्ड नंबर 6 में जंगलों में आने वाले बरसाती पानी की समस्या का समाधान, शहर में हाईटेक शौचालय का निर्माण, बालिका इंटर कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालय के सामने कूड़े के ढेर की समस्या स्थानीय समाधान उसका किया गया। ग्रामीणों के आवागमन की समस्याओं को देखते हुए साप्ताहिक बाजार को एक साइड लगाने का ठोस निर्णय लिया गया है, जिससे आमजन को राहत मिल सकेगी। और साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पालिका अध्यक्ष के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह के विकास कार्य जारी रखने की अपेक्षा की। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष आपको बता दें पुष्कर कतियोरा, अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार सहित सभी सभासद एवं तमाम लोग वहां पर मौके पर मौजूद रहे। नगरपालिका कालाढूंगी में आज बतौर जनसेवक के रूप में 7 फरवरी 2025 को मेरा शपथ ग्रहण के साथ कार्यकाल का पहला वर्ष शुरुआत हुई थी। आज मुझे बहुत गर्व और संतोष अनुभव हो रहा है कि मेरा पहला वर्ष कार्यकाल का पूर्ण हो चुका है। आप सभी के सहयोग से और मार्गदर्शन और विश्वास से इस कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। हालांकि कुछ कार्य अधूरे हैं, उन्हें पूरा किया जाना है, और मेरे सम्मानित सभासदगण, जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी और कुशल स्टाफ कर्मचारी, इन सभी के सहयोग से ये कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ है। नगर की महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने, जन समस्या समाधान करने और सौंदर्यीकरण तथा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का निरंतर प्रयास किया गया है। और इसी तरह से मुझे जनता का सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहा, तो हम अपने कालाढूंगी को एक जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में आदर्श और स्वच्छ
नगर बनाने की एक अलग से पहचान देने की हमेशा निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। गांव के दबंगों ने मिट्टी उठाने के विवाद में कुछ युवकों पर लाठी डंडों और अवैध हथियारों से हमला कर दिया है। मंगलौर क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के ही दबंगों ने कुछ युवकों पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दबंग लाठी डंडों और अवैध हथियार लेकर मौके पर पहुंचे हैं। मामला पास में खेत से मिट्टी उठाने को लेकर हुआ है, लेकिन गाँव के दबंग हकीम अली गुट इससे नाराज हो गए थे और साथ ही काम जारी रखने के लिए पैसों की मांग कर रहे थे। पीड़ित शहजाद ने बताया कि हकीम अली के लोग लाठी डंडों और अवैध हथियारों से लैस होकर हमला करने आए हैं और बीच बचाव के दौरान पीड़ित पक्ष ने एक हमलावर को दबोच लिया है, जिसमें उससे साफ साफ नाम बताए हैं कि हमला क्यों हुआ है। फिलहाल पीड़ितों का इलाज चल रहा है और पुलिस जांच में जुटी है। आज सुबह जो है घोसीपुरे में दो पक्षों में आपसी मतलब जिनमें पहले से विवाद था उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप का हुआ है, जिसमें एक आदमी को चोट लगी है। फिर पुलिस के द्वारा उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है और पुलिस जो है इसमें वैधानिक कार्यवाही कर रही है। मेरा नाम अकरम है जी। पूरा मामला है जी, हमारा भाई मनोवर ताया का लड़का और मुन्ना है जो है ना, वो सद्दाम और अफसान, इन्होंने यहाँ पे काम ले रखा था जी। इनके पास परमिशन भी थी और जो ये हक्कम है जी, इसका हम भी 10-5 साल से देखते आ रहे हैं। इसका यही काम है, ये तो चाहता है कहीं ना कहीं से हमें जो है ना लूट का माल मिल जाए, बस चोरी डकैती का जी। और इसे आदमी कभी भी करके खाने वाला नहीं बना जी। आज तक के गांव में विकास हुआ, प्रधान जी ने भी कराया, उसकी भी जांच पे जांच डालता रहा, कभी भी इसके पास कुछ हाथ नहीं लगा। इन्होंने आज तक इसको रिश्वत नहीं दी जी, तो उसी चीज़ से चिड़ा हुआ जी। अब इन्होंने यहाँ पे काम करा जी, आप भी देख रहे हैं, खनन का काम है, इनके पास परमिशन भी है। अगर कोई डुप्लीकेट काम होता तो दिन में काम कैसे चलता जी, तुम ही बताओ। रात को तो अगर रात को करता तो चलो चोरी का मानते, अब दिन में काम कर रहा है। उसमें आगे 2-3 गुंडों को लेके आया, कट्टा था उनके पास में, दिखा रहा वीडियो, बाकायदा वीडियो है जी, सबूत है पक्का। उसमें आगे जो है ना उन्होंने आगे धौंस दी पैसे की, वो करीब 5-7 लाख रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई हम कैसे देंगे पैसे, नंबर 1 का काम है हमारे से, तारे से जो वो कर लो। तो उस बात को लेकर मैं जो चिड़िया है तो उनके साथ में फिर हाथापाई करी जी उसने, और उन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे आदमियों ने अपना हाथ जान बची अपनी, जो सभी कैसे करके, और यहाँ से भी निकल गए जी। कम का जो है ना जी, हक्कम ने खुद ही अपने आप करा जो कुछ करा यहाँ पे कोई आदमी अगर पुलिस को मिला हो हमारी तरफ से तो तब भी है बात। क्या उन्होंने क्या मांग कर रहे हैं पुलिस? हम तो पुलिस से यही मांग कर रहे हैं जी, देखो जांच, स्पष्ट जांच होनी चाहिए जी, हमें और इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी कसूरवार हो उसको सजा मिलनी चाहिए जी। पूरा क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी, मैं घोसीपुरा का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम जमशेद अली है। मामला यह था जी, हमारे यहाँ परमिशन चालू है, परमिशन में कुछ लोग दबंग आदमी आए और आने के बाद उन्होंने जी यहाँ गुंडाई दिखाई। गुंडाई दिखाने के बाद उसमें से कुछ 2 लोग पहले जो आए थे उनमें से एक हमने पकड़ लिया, एक भाग गया था। उसने फिर बताया कि मुझे जो है हक्कम ने भेजा है और दिलसाद ने और उनके परिवार वालों ने आपको मारने के लिए, सद्दाम और मनोवर को। वो मेरे ताऊ के लड़के हैं, एक चाचा का लड़का है जी। हमने उनको पकड़ लिया था जब उन्होंने बयान दिया वीडियो में के, और उनके पास पिस्टन वो था कट्टा, वो भी मौजूद है, बरामद हुआ जी। वो तो ये बाईपास की परमिशन चल रही है जी। यहाँ टांडा बाईपास बनना है, अकबरपुर से टांडा मंगलोर को के बाहर का बाईपास है, उसकी परमिशन है जी। ये उसी पे ही जो है ना, इसी विवाद पे इनको चाहिए जी पैसा। ये हर जगह जो है ना जी, कई लोगों को, आसपास के गाँव के लोगों को भी परेशान करता है ये, बार मतलब प्रेशर बनाता है, पैसा दो मुझे। इनसे खनन वालों से जो काम करते हैं उनसे पैसा मांगते हैं। पुलिस की तरफ से चल रहा है जी प्रोसेस, पुलिस की जो भी है अभी कर ही रही पुलिस। हम उनकी सहायता दर्ज कर ली गई? अभी हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई जी। आपकी परमिशन को अवैध बताया जाए? नहीं, हमारी परमिशन की कॉपी है रही जी, देख सकते हो आप। भैया एक सवाल और है कि जो हथियार लेके मैं आप बताएंगे? हाँ, उनका नाम ये है जी, एक का नाम तो शाह आलम उर्फ छोटा, पिताजी का नाम छोटा है उनके, और एक ज्ञान सिंह है, अनुज है, अनुज ज्ञान सिंह का लड़का, और हाकम है और दिलसाद है, और उनके परिवार वाले 4-5 लोग और थे जी साथ में।
थे उनके साथ में मतलब यही था, किसी के पास डंडा, किसी के पास रोड थी, किसी के पास बंदूक कट्टे थे, ये सब पूरा था। वो सब वीडियो में भी मौजूद है जी। वो जो लड़का पकड़ गया उसने बयान भी दिया पूरा। अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे? पुलिस इसमें कर रही है। मुख्यमंत्री का सपना स्वच्छ हो हरिद्वार अपना के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से सिडकुल स्थित निजी कंपनी के कर्मचारियों और साथ ही प्रसिद्ध समाज सेविका वैशाली शर्मा द्वारा एक वृहद स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सिडकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई है। और गौरतलब है कि इस अभियान का नेतृत्व कर रही वैशाली शर्मा कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संस्थापक है। समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें हाल ही में राज्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और वर्तमान में वैशाली शर्मा समाज सेवा के साथ साथ प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। और साथ ही वे हरिद्वार जिले में निर्वाचन आयोग में स्वीप आइकॉन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में वैशाली शर्मा ने कहा कि हरिद्वार को स्वच्छता और सुंदर बनाना हम सभी का एक सामूहिक कर्तव्य है। सिडकुल की कंपनियों और सामाजिक संस्थानों के ऐसे प्रयास से मुख्यमंत्री के स्वच्छ हरिद्वार के सपने को नई गति भी मिल रही है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश में आयोजित डिजिटल उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है। वहीं कार्यशाला का आपको बता दें प्रयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया गया है, जबकि इसका आयोजन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उभरती हुई डिजिटल तकनीकों के प्रति जागरूक करना रहा तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विनोद रावत, डॉक्टर शशि कंडवाल, प्रोफेसर मयंक अग्रवाल, डॉक्टर गौरव वार्षेणी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम यूकॉस द्वारा प्रायोजित था, जिसका उद्देश्य था डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाना उत्तराखंड में। ये कार्यक्रम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया और ये मुख्यमंत्री जी की पहल थी जो 3 साल पहले हुई थी। सरस्वती विद्या मंदिर हमारा जो ऋषिकेश में स्थित है, यहाँ पर कराने का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जिसमें ऋषिकेश के आसपास के सारे छात्र हैं और जो एक मेधावी छात्र हैं जो हमारे उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, समृद्ध भारत बना सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कराया गया और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट, ड्रोन्स, विभिन्न टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया, जिसमें हमारे साथ नाइलेट हरिद्वार के भी एक्सपर्ट्स थे और टेक्नो हब एक कंपनी है देहरादून में, उसके एक्सपर्ट्स भी आए थे और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से पधारे शिक्षक भी साथ में थे। ऋषिकेश वन भूमि प्रकरण में आरटीआई के माध्यम से मांगे गए दस्तावेजों के आधार पर एक नया मोड़ सामने आया है, जिसका खुलासा चंद्रभूषण शर्मा ने किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि 31 दिसंबर 2025 को वन विभाग से आरटीआई के जरिए 17 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 7 फरवरी 1927 को ब्रिटिश काल के दौरान इस विशेष भूमि को आरक्षित वन की श्रेणी से हटा दिया गया था। इससे पहले 12 दिसंबर 1990 में, आपको बता दें 1910 में इस भूमि को वन विभाग की सम्मिलित किया गया था। कहना है कि जब 1927 में इसे वन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था, तो वर्तमान में वन विभाग किस आधार पर इस पर अपना दावा कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें आरटीआई ने इससे यह भी खुलासा हुआ है कि वन विभाग के पास मीराबेन को दी गई कथित लीज से संबंधित कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जब वन विभाग के पास लीज के दस्तावेज ही नहीं है तो वह उन्हें कैसे पता लगा सकते हैं कि लीज 99 वर्षों की थी या कितने की थी और यह भूमि आगे किन किन लोगों को सब लीज पर दी गई है, इसका भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। जो 1895 में जारी हुआ और उन्होंने ये दिखाया कि ये जमीन को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में लिया। और एक उसके बाद जो नोटिफिकेशन है 1910, और उस समय पे यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट होता था वो, गवर्नमेंट यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको आज हम यूपी कहते हैं। और उसमें चीफ सेक्रेटरी थे उस समय गवर्नमेंट के JW हॉस, ब्रिटिशर थे कोई, और इन्होंने
12 दिसंबर 1910 को हमारा ये जो पूरा एरिया है इसको उन्होंने नोटिफाइड करके उसको ले लिया अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के करके। कुछ दस्तावेज आज ही हमारे पास ये फाइलें आई हैं और ये जितने भी दस्तावेज हैं उसमें उन्होंने अभी भी हमें सारे जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन जो हमें चाहिए था वो हमारे काम की चीज़ हमें मिली है। और बड़ा आपको भी जान करके आश्चर्य होगा कि जिसे हम रिजर्व फॉरेस्ट लगातार कह रहे हैं, आखिर उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है, उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, विभाग के पक्ष में ही निर्णय गए हैं हमेशा न्यायालय में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आप सभी जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल बेसिस पे काम करता है। जो फंडामेंटल लॉज बोलते हैं उसी पर वो निर्णय सुनाते हैं। इसलिए हमने दस्तावेज जुटाने के लिए 31 दिसंबर 2025 को एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में जो हमें जानकारियां मिली हैं मैं उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे द्वारा 31 दिसंबर 2025 को एक आरटीआई डाली गई थी फॉरेस्ट को, जिसमें हमने इस भूमि से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे दस्तावेज हमने मांगे थे 17 बिंदुओं पे। तो उसमें से एक दस्तावेज हमें आज जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि 7 फरवरी 1927 को इस भूमि को जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के टाइम पे इसको आरक्षित वन भूमि के श्रेणी से हटा दिया गया था और ये भूमि 12 दिसंबर 1910 को ये भूमि को इन्होंने सम्मिलित किया था और 1927 में हटा दिया गया। जब 1927 में हटा दिया गया तो फिर ये सारा इस पे वन विभाग कैसे क्लेम कर रहा है कि ये भूमि हमारी है और इस पर इतनी सारी जो कार्रवाइयां हो रही है वो किस आधार पे हो रही हैं। तो ये समाज तक ये बात पहुंचे, दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता हमने रखी। आगे का उद्देश्य अपना जी, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो लड़ाई अलग अलग दिशा में हम ना लड़े, एकजुट होकर के जब हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग दस्तावेज आ चुके हैं तो हमारा ये प्रयास है कि एकजुट होकर के एक दिशा में आगे बढ़े और एक सही दिशा है उसमें आगे बढ़ा जाए। आपने सूचना मांगी क्या? देखिए, सूचना हमारी ये थी कि सबसे पहले कि ये जो भूमि है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कैसे आई, पहला तो वो था। दूसरा, क्या इस भूमि में कोई ऑल्टरेशन हुआ, क्या उसमें कुछ ऐसे ऑर्डर हुए, क्या 1950 के बाद रीनोटिफाई हुआ, 1950 से पहले कितनी बार नोटिफिकेशन आए, हमने वो सूचनाएं मांगी थी। और उसके बाद हमने उनसे ये पूछा था कि इसको कितनी बार कितने लोगों को लीज पर दिया गया। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि मीरा बहन को जो लीज दी गई उनके दस्तावेज, उन पे लीज के दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है और जब लीज के दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है तो उन्हें कैसे पता कि लीज 99 की थी या कितने की थी। तो इतने ही और सारे बिंदुओं पे हमने ये चीजें मांगी है कि कितनी बार ये आगे और सब लीज हुआ, किस किस को गया। तो ये मुख्य बिंदु थे हमारे। एकजुट हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल। जो 1895 में जारी हुआ और उन्होंने ये दिखाया कि ये जमीन को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट की। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें नैनीताल समेत तमाम जनपदों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसके लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने परीक्षार्थियों व अभिभावकों से परीक्षा के मद्देनजर संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने जिले के समस्त परीक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि परीक्षा के दौरान कोई भी हड़बड़ी न करे, जो पढ़ाई की गई है उसे पुनः अच्छी तरह से पढ़े, दोहराए। जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव अवश्य है परीक्षा, किंतु इसे भय, तनाव और अथवा असराहनीय दबाव से ना कारण बनने की आए, बल्कि इसे अच्छे से दे। और साथ ही परीक्षा ज्ञान और अभ्यास की परख होती है, ना कि किसी छात्र के व्यक्तित्व, प्रतिभा या भविष्य का अंतिम निर्णय होता है। उन्होंने परीक्षार्थियों से आग्रह किया है कि अपनी दिनचर्या को सरल, संतुलित और नियमित रखें और पर्याप्त विश्राम, समयबद्ध अध्ययन और स्वस्थ मना स्थिति के साथ परीक्षा देने की वास्तविक क्षमता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और साथ ही जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे बच्चों पर अनावश्यक अपेक्षाओं का बोझ न डालें। इस समय बच्चों को दबाव का भय भी नहीं है, बल्कि विश्वास, सहारा और स्नेह की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता भिन्न होती है और सफलता के मार्ग भी अनेक होते हैं। परीक्षा के नाम पर जो हवा खड़ा किया जाता था किसी समय, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं कि वो जो इनकी नियमित दिनचर्या है उस दिनचर्या में भरपूर नींद लें, जो उन्होंने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करें और सहज रूप से रिलैक्स होके अपना खान पान, सोना, जागना, विश्राम वो सब नियमित रखें और जो पढ़ा हुआ है उस पे उसका रिवीजन करें
और अभिभावक भी बच्चों को सहयोग करें, उन पे ज़्यादा अधिक अंक लाने का जो दबाव है, जो स्कोर पैटर्न है, वो सार्वजनिक जीवन में वो अंक प्रणाली कितनी उपयोगी होती है, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य इसमें है नहीं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि जो औसत अंक लाने वाले बच्चे हैं वो सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। तो जो बच्चे का जो रुझान है, जो उसकी अवस्था है, जो उसका मनोविज्ञान कहता है किशोरों का, तो उनके अनुसार उनको सहयोग करके प्रोत्साहित करें और लोग सहज रूप से ही वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बोर्ड परीक्षार्थियों से ये आग्रह रहेगा कि वो हड़बड़ी न मचाए। बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो हवा खड़ा किया जाता था किसी समय, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं कि वो जो उनकी नियमित दिनचर्या है उस दिनचर्या में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में शहीद हुए लौका गांव के ब्रजानंद का परिवार गांव में मुख्य द्वार पर नाम अंकित कराने को लेकर दर दर भटक रहा था। शहीद ब्रजानंद के परिवार ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य द्वार पर शहीद का नाम अंकित कराने की स्थापना प्रशासनीय मांग की है। और शहीद ब्रजानंद के पिता गामा प्रसाद का कहना है कि हमारे परिवार से प्रशासन और नेताओं से बड़े वादे किए गए थे। शहीद के नाम पर सड़क और शहीद द्वार का लिखित आदेश भी है, लेकिन इसके बाद भी द्वार पर नाम अंकित नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए पत्राचार को भी मीडिया के सामने रखा है, जिसमें उच्च अधिकारियों ने जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शहीद के नाम पर रोड निर्माण के आदेश भी दिए हैं। आदेश के बाद भी धरातल पर शहीदों के नाम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि छोटी मानसिकता के लोग शहीदों के नाम पर राजनीति कर शहीद का अपमान कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सर जिस समय नींव पड़ी तो शहीद ब्रजानंद के नाम से शहीद द्वार के लिए हुआ था उद्घाटन, और उसमें हमें बुलाया गया था पूरे परिवार को। उसके बाद जब तैयार हुआ तब कुछ इधर उधर के लोगों ने इतराज़ किया तो फिर भी पुलिस आई, प्रशासन सभी आए। ऐसा नहीं है कि एसडीएम से लेकर कानून पटवारी सब आए, तो वो मामला हट गया और बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार होने के पश्चात शहीद द्वार पर नाम नहीं लिखा गया, इसलिए मुझे प्रार्थना है शासन प्रशासन से कि इस पर शहीद ब्रजानंद का नाम लिखा जाए। पहले तो आप सभी तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में आज पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे बगल में शहीद ब्रजानंद की माता जी हमारे बीच हैं और पिताजी गामा प्रसाद जी रिटायर्ड डाक विभाग से हैं। तो आज मैंने जो प्रेस वार्ता रखा है वो इस संबंध में रखा है कि ये एक गेट आप वीरेंद्र नगर चौराहे पे देख रहे होंगे, आपके कैमरे के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इसको आप दिखाएँ। इसमें ये शहीद ब्रजानंद के नाम से ये गेट बनाया गया था और ये 2021-22 में जाके कंप्लीट हुआ। तो जब ये 2022 में कंप्लीट हुआ तो उस दौरान उद्घाटन भी और जो नींव खोदी गई थी वो गामा प्रसाद जी जो इनके पिताजी इनके द्वारा की गई थी और यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा ये उनके निधि से ये बनाया गया था। लेकिन दुख इस बात का है जो आज मुद्दा रखा गया था वो इस बात के लिए रखा गया था कि उस शहीद द्वार पे आज तक 5 साल हो गए, उस पर नाम नहीं अंकित किया गया। शहीद ब्रजानंद का नाम नहीं अंकित किया गया। उसके बाद में इसमें ग्राम पंचायत गोठा के वीरेंद्र नगर में स्वागत लिख दिया गया, लेकिन उसमें से शहीद ब्रजानंद का नाम हटा दिया गया। इस बात को लेकर के मैंने आज प्रेस बुलाई है और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आवाज़ लोगों तक पहुंचे, ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, क्योंकि किस तरह से नाइंसाफ़ी एक शहीद परिवार के साथ की जा रही है।
मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से नाइंसाफी किसी के साथ हो, तो मैंने आप लोगों के माध्यम से चाहा कि इसकी आवाज बुलंद करी जाए। और आप ये देख रहे होंगे, ये उस दौरान जिस दौरान गेट खुद रहा था 2021 में, उस दौरान इसमें मंत्री जी का बयान भी दिया गया है कि शहीद परिवार को मेरे द्वारा दिया जा रहा है और उस पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति ना लगे। उस पर आपत्ति तो वहाँ के बगल के लोगों ने, आसपास में होता है, लगाया किसी ने, लेकिन वो आपत्ति हटा दी गई। वहाँ एसडीएम महोदय पहुंचे और आपके द्वारा वो जो है नींव रखवाई गई और गेट बन के तैयार है। लेकिन 5 साल हो जाने के बाद भी उस गेट पर नाम नहीं लिखा गया शहीद का। ये कैसी ये हरकतें ठीक नहीं लगती हैं क्षेत्रों में। मैंने एक पत्र के माध्यम से मैंने कहा कि मैं एसडीएम स्थानीय प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा और ये सूचित करूंगा कि महोदय, आपके क्षेत्र में, इस पत्र में मैंने लिखा है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, कृपया उसको कंट्रोल करने का कार्य करें और एक शहीद के प्रति अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा और अपना मतलब एक भाव रखने का भी कार्य करेंगे। इसमें मैंने लिखा था, वीरेंद्र नगर गोठा में मार्ग 5 वर्ष से मुख्य द्वार पर शहीद प्रजनन के नाम से बनाया गया था, जिस पर नाम अंकित नहीं किया गया है। निर्मित द्वार पर शहीद प्रजनन के नाम से अंकित कराने के संदर्भ में हमने अनुरोध पत्र किया है। ये पढ़ के मैं आपको बाकायदा आप सबको बताना चाहता हूं कि इसमें दिया है कि अवगत कराना है कि 2021 में शहीद प्रजनन जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल 2010 को शहीद हुए थे, जिनका सीआरपीएफ मुख्यालय के निर्देश और अनुरोध पर वीरेंद्र नगर गोठा काली मंदिर के समीप मुख्य द्वार का निर्माण किया जा रहा था। उक्त द्वार का विरोध आसपास के कुछ लोगों द्वारा किया गया, लेकिन मौके पर एसडीएम और पुलिस प्रशासन के मनाने पर निर्माण कार्य जारी किया गया। निर्माण कार्य 2022 में द्वार का पूर्ण कर लिया गया, लेकिन शहीद प्रजनन का नाम उस द्वार पर नहीं लिखा गया। आज 4 वर्ष हो चुके हैं, 4-5 वर्ष हो चुके हैं, शहीद परिवार परेशान है। सीआरपीएफ मुख्यालय पर भी फोन पर शिकायत दे दी गई है, लेकिन यहाँ राजनीतिक दबाव का कारण रोका जा रहा है और एक शहीद परिवार के साथ इस प्रकार से भेदभाव जो किया जा रहा है, तो ये सराहनीय नहीं है, बल्कि ये अपमानजनक है, धिक्कार है यहाँ के शासन प्रशासन पर कि एक देश का बेटा देश के लिए शहीद होता है तो राजनीतिक भेदभाव का शिकार होता है। सिकंदर जी, कई बार मैंने इसका मुद्दा दिया और कई बार परिवार को लेकर के मैंने ये भी सूचना दिया कि आप वहाँ जाकर मुख्यालय में मुलाकात करिए। परिवार ने मुख्यालय से मुलाकात किया है, काठ गोदाम जाकर के वहाँ से भी अनुरोध किया है। कई बार यहाँ के अधिकारी आए और आकर उन्होंने कहा कि आप यहाँ शिकायत पत्र दीजिए, डीएम को लिख के दीजिए, कार्रवाई होगी। लेकिन शायद कार्रवाई न जाने कहाँ बाधित है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन अगर हम अनुरोध करेंगे तो प्रशासन जरूर इस विषय पर चर्चा करके कार्रवाई करने का कार्य करेगा। हमें प्रशासन पर विश्वास है और मैं चाहता हूं कि आप ये पत्र जो हमने दिया है, इस पत्र में हमने अनुरोध भी किया है कि आप इस पर कृपया कार्रवाई करें और आप शहीद के परिवार से खुद सुन सकते हैं कि शहीद का परिवार का दर्द क्या है। और आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा, जब धामी जी उत्तराखंड में, ये एक लेटर है, पुष्कर सिंह धामी उपाध्यक्ष उत्तराखंड शहरी विकास अनुश्रवण परिषद, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के, हमारे प्रदेश के, उनके द्वारा खुद जो है लेटर लिख के दिया गया। देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लेटर और ये कागज किसी काम के नहीं रहे। इन कागज को ताक पे रख करके भी आज जो है नाम हटा दिया गया है, नाम लिखने नहीं दिया जा रहा है। आप, मैं चाहूंगा कि आप शहीद परिवार से एक बार। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई, सामाजिक माहौल गर्म हो गया है। राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद भी विपक्षी दलों और साथ ही आम जनता का गुस्सा शांत नहीं होता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि अब जब तक इस मामले में पूरा न्याय नहीं हो पाता है, जब तक कई अहम सवाल आज भी अनउत्तरित है। और साथ ही इसी को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर इंडिया गठबंधन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि मामले में किसी भी तरह का दबाव या पक्षपात न हो। और साथ ही भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मुखरी ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों से जनता सड़कों पर है, इसलिए क्योंकि इस हत्याकांड में वीआईपी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सीबीआई जांच की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता की भूमिका और पीड़ित परिवार को बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बिना पारदर्शिता की जा रही जांच इस साजिश का हिस्सा हो सकती है। देखिए, ये
तो एक सीबीआई जांच जो है, मैं इसे एक मिलावटी जांच कहता हूं। और विशेष तौर पर जो आपके श्रोता जो है आपके इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, एपिसोड को देखेंगे, वो जिस तरीके के साथ में एक खाद्य पदार्थ में मिलावट होती है, उसी तरीके के साथ में जो सीबीआई जांच जो अंकिता हत्याकांड के मामले में भी सरकार ने जिसको ऑर्डर दिया है, उसमें कहीं सत्यता संकल्प नहीं दिखाई देता है। ये एक बड़ी कमजोर कोशिश है उन वीआईपी को बचाने के लिए, जो कि मूल कारण है अंकिता की हत्याकांड के पीछे। और भले ही ठीक है 3 लोगों को उन्हें कारावास जो है उनको सजा वजह सुनाई दी हो, लेकिन जो इसके पीछे जो मुख्य किरदार हैं वो आज भी जो है वो सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जो है इन छल प्रपंचों को पूरी तरीके के साथ में समझती है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं, और ऐसे यहाँ पे हजारों लोग जो यहाँ पर आए हुए, हमारा किसी पॉलिटिक्स से, किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई राष्ट्रीय दल हो, स्थानीय दल हो, या कोई भी और दल हो, या कोई संगठन मोर्चे हो। उत्तराखंड का आम जनमानस अंकिता के परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाता हुआ आज एक बार पुनः इस महापंचायत में सम्मिलित हो रहा है। और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिन जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो वीआईपी है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप भी जानते हैं कि जिस पूरी प्रायोजित तौर से ये एफआईआर दर्ज हुई एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था, तो ये पूरा का पूरा एक पूरे संदेह के घेरे में है ये पूरी की पूरी सीबीआई जांच। इसलिए अपनी नाराजगी, अपने एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन को और एक जस्टिस की डिमांड करने के लिए लोग देहरादून की सड़कों पर आ गए हैं। गिरी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मुझे अभिनियुक्त किया है और अंकिता की लड़ाई मैं काफी दिनों से लड़ रहा हूँ। जो पुलकित आर्या का जो रिजॉर्ट था वो काफी दिनों पहले हमारे हरिद्वार से लगा हुआ पौड़ी जनपद में यमकेश्वर ब्लॉक में वो तोड़ा गया। पहले तो अंकिता को निष्पक्ष जांच हो। मेरी ये मांग है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के माध्यम से कमेटी बनाया जाए और कमेटी निष्पक्ष जांच करे। और सीबीआई जांच तो सीबीआई तो सरकार के उसमें है, अच्छी बात है सीबीआई की जांच कर रही है सरकार, लेकिन मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच हो पूर्व न्यायाधीश के माध्यम से, उनकी कमेटी गठित हो। क्योंकि विपक्षी दल इसके लिए पहले भी मांग कर चुका है। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और अंकिता जो हत्याकांड है पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है इस हत्याकांड ने। और देखिए कुछ दिनों के पहले भी देहरादून में एक हमारे पत्रकार साथी है हेमंत भट्ट, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो मैं कहता हूं कि किसी के ऊपर अटैक ना हो और अंकिता को न्याय मिले और उत्तराखंड में जो वीआईपी जो है उसके ऊपर भी निष्पक्ष जांच हो और भारतीय जनता पार्टी इसको निष्पक्ष ले, क्योंकि बहुत ताकत मोड़ा है। और देखिए आप देखिए उत्तराखंड के काफी लोग सड़कों में है, चाहे आप 13 के 13 जनपदों में देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी जो है हमारी बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी उस परिवार के साथ खड़े हैं और शीघ्र हम श्रीनगर जाके उसके माता पिता से भी मिलेंगे। भंडारी के न्याय का सवाल पिछले 3 साल से लगातार सरकार ने उसको कितना भी किनारे करने की कोशिश की हो, लेकिन सड़क पर लोग अभी भी समझते हैं कि इस प्रकरण में न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वीआईपी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। अब जो सीबीआई जांच की घोषणा हुई तो तब भी आंदोलन के लोगों की ये मांग थी कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच नहीं हो रही है। दूसरी बात, एक ऐसे व्यक्ति को शिकायतकर्ता बना दिया है जिनके बारे में अंदेशा है कि वो सरकार प्रायोजित हैं, सरकार ने उनको स्पॉन्सर किया है। और इसलिए अंकिता भंडारी के माता पिता के मौजूद रहने के बावजूद एक तीसरे व्यक्ति को जिसका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं, इस प्रकरण से पिछले 3 सालों में कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि जनवरी के महीने में वो शिकायतकर्ता बनाया गया 9 जनवरी को, और आज की तारीख तक अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने तक की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। तो इससे साफ है कि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि जिस समय अंकिता भंडारी के हत्याकांड का मुकदमा कोटद्वार की अदालत में चलता था, बीच में पता चला कि साथ जो सरकारी वकील हैं वो सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए हैं या अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता ने पौड़ी में कलेक्ट्रेट में धरना दिया इस बात को लेकर के कि भाई सरकारी वकील बदला जाए, और तब सरकारी वकील बदला गया, तब सही तरह से पैरवी हो पाई। तो कल को ऐसा ही काम सीबीआई भी करने लगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि माता पिता को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और इस बात का जवाब आज की तारीख तक किसी सरकार की तरफ से नहीं आया है कि भाई माता पिता को बाहर करने का क्या तर्क है, या अनिल जोशी को लाए जाने का क्या तर्क है। तो जिस बात की कोई व्याख्या नहीं है, जिस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र सीबीआई जांच करके भी अपने वीआईपीज को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो हम समझते हैं कि लेकिन न्याय की आवाजें सड़क पर जिंदा रहेंगी, वो खामोश नहीं होंगी। एसआईटी से सीबीआई तक का रास्ता आंदोलन से तय हुआ है, आगे का रास्ता भी न्याय का रास्ता, न्याय का दरवाजा आंदोलन के जरिए ही खुलेगा, ये हमारा विश्वास है। हमारा ये मानना है कि अभी अंकिता को पूर्ण न्याय नहीं मिला है।
पूर्ण न्याय तब मिलेगा जब वीआईपी जेल के अंदर पहुंचेंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, जो अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा इसमें सवाल है कि इसमें अनिल प्रकाश जोशी की जो एंट्री होती है नाटकीय तरीके से, उसको लेकर भी हमारे मन में कई गंभीर सवाल है। आखिर क्या वजह है कि आपने अनिल प्रकाश जोशी को की एफआईआर पे आपने इस पूरे मामले की जांच की? ये संदेह पैदा कर रहा है अनिल प्रकाश जोशी के इस मामले में, इस पूरे प्रकरण में न कोई सरोकार है, न उनके अंकिता के वो रिश्तेदार है, न कोई परिचित है। उनकी एफआईआर पर ये सीबीआई जांच होना कहीं ना कहीं संदेह घेरे में हमें बात नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता की एफआईआर पर ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात एक सामने आई थी, 2 लोग आए थे सामने, एक दुष्यंत कुमार गौतम, एक अजय कुमार। इनको क्यों नहीं जांच के दायरे में शामिल किया जा रहा है? क्यों नहीं इनकी जांच हो रही है अभी तक? आप इनको जांच से बचा सकते हैं? जब इतने बड़े आरोप इन पे लग गए हैं, इनको भी जांच के दायरे में लाया जाए, एक हमारी एक मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये भी है, जिसने भी वीडियो चलाया, चाहे मुख्यमंत्री ने आदेश हो सबूत मिटाने के, चाहे कोई रेणु विष्ट हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी सबूत मिटाए हो, जिसने भी इस जांच को प्रभावित किया हो, वो तमाम लोग इस दायरे में आने चाहिए। ये आज महापंचायत का मुखिया जो आज हमने जो कार्यक्रम तय किया है, इसमें ये सारी बातें रखी जा रही हैं। और आज यहाँ से आगे के बड़े कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। इस लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ा जाएगा। इस सवाल को लेकर कि हमारे राज्य में हमारी बहनें, बेटियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये चुनौती हमारे सामने है कि हम कैसे अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षित रख सकें, कैसे कानून व्यवस्था यहाँ पर पटरी पर लौटे और जो स्थितियाँ बन रही हैं वो कैसे दूर हो। ये तमाम सवाल है कि महापंचायत में उठा रहे हैं। लड़ाई कमजोर नहीं होगी, ये संघर्ष कमजोर नहीं होगा। सड़कों का आंदोलन, सड़कों की लड़ाई, इसी तरह हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। हरिद्वार नगर निगम के गठन के 1 वर्ष पूरे होने पर हरिद्वार जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा से जीते हुए नगर निगम के बीजेपी पार्षदों और मेयर का स्वागत एवं सम्मान किया गया। और साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। वहीं कार्यक्रम में हरिद्वार के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं स्थानीय विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश सिंह चौहान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। एक साल पूरा हो चुका है, भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाई है और कई विकास कार्य क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है और मुझे नगर निगम में हरिद्वार की जनता ने एक प्रत्याशी के रूप में अपना आशीर्वाद दे के मुझे अपने बीच में लाया है। और मेरा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं हरिद्वार का विकास कर सकूं, जैसे स्वच्छता का है, जल भराव है और भी अन्य कार्य हैं। और एक जमीन घोटाले का जो कार्य मैंने जब मैंने अपने शपथ ली थी और अपना कार्यभार संभाला था, तो उस पर मैंने जांच शुरू की थी और जो अधिकारी दोषी पाए गए उनको मैंने सजा दिलाने का काम किया है। और आगे भी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं हरिद्वार की जनता के लिए दिन रात खड़ी हूँ, उनकी सेवा में खड़ी हुई। जो अन्य और कार्य होंगे मैं अपना पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। धन्यवाद। हाँ, कल नगर निगम को 7 तारीख को 1 साल पूरा हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारे पूरे नगर निगम की जो हमारी मेयर हैं किरण जैसल जी और हमारे सभी जो पार्षद हैं, उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम संगठन के द्वारा रखा गया। मेरे द्वारा मदन कौशिक जी के और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद जी है, उनके द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। और जिस तरह का काम उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर किया है, और खासकर हमारी मेयर ने मेयर बनते ही सबसे पहले जो उसमें एक जमीन घोटाला हुआ था उसको उजागर करते, उसकी जांच कराकर दोषियों को दंड देने का जो ऐतिहासिक काम किया, एक साहस दिखाया, तो वो अपने आप में एक उदाहरण है सबके लिए। और उन्होंने वहाँ से अपना जो रोड मैप तय किया था, तो वो उसके लिए उनको बधाई दी। और इस 1 साल की जो उपलब्धियां हमारे सभी पार्षदों की, हमारे
निगम की जो महापौर हैं किरण जैसल जी, उनको बधाई दी और शुभकामनाएं दी। और ये भी साथ के साथ दिया कि आने वाला जो कुंभ है हमारा, वो हमारा हरिद्वार नगर निगम उसको बहुत अच्छी तरह से संपादित करने में, उसकी सभी व्यवस्थाएं करने में जुटेगा और एक भव्य और दिव्य कुंभ हम लोग हरिद्वार में कर पाएंगे, ऐसे उनको शुभकामनाएं दी। आज हरिद्वार महापालिका के 1 साल पूरा हो गया है। मैं मेयर किरण जैसल जी, उनकी पूरी टीम को, साथ में जो हमारे विधायक हैं मदन कौशिक जी और आदेश जी, उनको बहुत बधाई देता हूं। और मेयर साहब को इसलिए खास बधाई देता हूं कि उन्होंने आते ही जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हरिद्वार में हो गया था, उसका पटाक्षेप किया और उसमें संबंधित जिम्मेदार लोगों को उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। मेरी शुभकामनाएं है सबके लिए। बढ़िया 1 साल में जो उन्होंने और जो अपना एक नियत व्यक्त की है, निश्चित रूप से आने वाले 4 साल हरिद्वार के विकास के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। से कौन से रूपरेखा तैयार की गई है? आपने कहा कि 1 साल अभी कम होता है, 4 साल अभी खड़े हुए। नहीं, मैंने ये कहा है कि 1 साल ये बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। उसमें महापालिका ने किस तरह से चलना है, उनकी नीयत क्या है, उनकी दिशा क्या है, वो उन्होंने इस साल में दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार के दिन जनपद चंपावत के अपने 1 दिवसीय दौरे के कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र विकास हेतु 300 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शारदा रिवर फ्रंट शारदा कॉरिडोर परियोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगी और चंपावत को पर्यटन आस्था तथा आधुनिक शहरी सुविधाओं के लिए मानचित्र पर पहचान भी दिलाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षा, सड़क, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने टनकपुर शारदा घाट में आयोजित परंपरागत और साथ ही माघ खिचड़ी भोज कार्यक्रम में सहभाग किया है और प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ाव का संदेश भी दिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया तथा स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर माघ खिचड़ी प्रसाद भी ग्रहण किया है। शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास यहाँ पर किया है और करोड़ों की योजनाओं का आपने लोकार्पण शिलान्यास किया, तो किस तरह से विकास को गति दी जा रही है, इसको विषय को लेकर क्या? आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए माँ शारदा के इस तट पर माँ पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का, चूँकि लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियाँ आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा, नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा। ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएं, जल्दी से जल्दी पूरी हों, जिससे कि हमारा यहाँ का हर दृष्टि से विकास सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त जिले के और भी जो योजनाएं हैं विकास की, चाहे वो पार्किंग की हो, रीठा साहब की हो, अन्य स्थानों की हो, माँ पूर्णागिरी की हो, टनकपुर माँ पूर्णागिरी का जो मार्ग है, उस मार्ग में जो अन्य विकास के काम किए जाने हो, पुल बनाने हो, जलजीवी टनकपुर मार्ग का काम हो, पुल बनाना हो, उन सभी के भी लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए हैं। ये सभी योजनाएं आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको भी सुविधा देंगे और स्थानीय लोगों को, उनके जीवन को आसान बनाने में बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ आज यहाँ पर बजट पूर्व यहाँ पर संवाद रखा गया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं,
औद्योगिक संगठनों के लोग हैं, पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले हैं, होटल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अनेक प्रकार के जो विभिन्न संगठन समाज के अनेक आयामों पर काम करते हैं, उन्हीं के साथ आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं और विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें विकसित उत्तराखंड भी हो, आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी हो और उत्तराखंड का भी उसमें योगदान हो। इस प्रकार बजट से पूर्व ये सब बात किया गया है। सभी को सुझावों को आगे आने वाले बजट में सम्मिलित किया जाएगा। बहुत अच्छे सुझाव सभी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। उनको राज्य हित में बजट के कार्यक्रमों में उनको हिस्सा बनाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि उनको शामिल करें। सर, कोटद्वार की जो घटना है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बनते जा रही है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? एक व्यक्ति जो हिंदू है अपने आप को मोहम्मद दीपक बोल रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद लगातार तुष्टीकरण किया है और एक पार्टी के युवराज उसके पक्ष में जो मोहम्मद अपने आगे लिखते हैं उसके पक्ष में ट्वीट करते हैं, ये दर्शाता है कि इनके पास तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं रहा है। वोट बैंक सबसे बड़ी इनकी एक तरह से सबसे बड़ा इनका एक एडवांटेज यही मान सकते हैं कि ये इस प्रकार के तुष्टीकरण को मानते हैं, इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं। बाकी हम राज्य की जो डेमोग्राफी है, राज्य के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, यहाँ के देवत्व को पूरी तरह से स्थापित रखने के लिए, देवत्व को कोई नुकसान न हो, ये हमारा संकल्प है और हम राज्य के अंदर लगातार काम करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि हम राज्य के हमारे आने वाले बच्चों को, भावी पीढ़ियों को, हमारे भविष्य के कर्णधारों को हम किसी प्रकार का भी असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। हम उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि देवभूमि में न लैंड जिहाद चलेगा, न लव जिहाद चलेगा, न दंगा चलेगा, न धर्मांतरण चलेगा। यहाँ पर समान व्यवस्था, समान न्याय, समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है। ये काम निरंतर आगे चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तय कार्यक्रम के तहत शनिवार की शाम अपने गृह क्षेत्र खटीमा के बिरिया मझोला क्षेत्र में पहुंचकर स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग कर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए हैं। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। फाइनल मुकाबला नगला तराई खटीमा व उजाकी टोला टनकपुर के बीच खेला गया। मुख्यमंत्री धामी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वयं भी क्रिकेट में हाथ भी आजमाए हैं। और पहले खेलते हुए नगला तराई टीमों ने, आपको बता दें, खटीमा ने 108 का लक्ष्य दिया था, जबकि उजकी टोला कोट के लक्ष्य प्राप्त कर 3 विकेट से जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री धामी ने स्वर्गीय मनीष चंद्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय युवा अंडर 19 टीम ने विश्व कप जीता है, जिसके लिए उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, अब खेल एक साथ ही मनोरंजन का साधन नहीं है, खेलों में करियर भी अपार संभावनाएं देता है। इसीलिए सभी खिलाड़ी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए अनुशासन के साथ ही खेले। व्यक्तित्व में आता है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हो रहा है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। ये सीमांत क्षेत्र में भी हमारे युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिले, उसके लिए हमने नई खेल नीति भी यहाँ लागू की है और उस नई खेल नीति में सभी प्रावधान किए हैं जिसमें हमारे सामान्य परिवारों के खिलाड़ी भी सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें
उनको भी सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। खेल रत्न पुरस्कार भी हमने शुरू किया है, आउट ऑफ टर्न भी शुरू किया है। 4% का जो खेल कोटा बंद हो गया था वो भी हमने शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना भी शुरू करी है। ऐसे अनेक काम हम खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको किसी भी साधनों के अभाव में उनका विकास न हो, अवसरों की कमी न हो। कोई मैदान हो, कोई खेल हो, आज हमारे देश के हमारे खिलाड़ी भारत का तिरंगा हर खेल के मैदान में शान से लहराने का काम कर रहे हैं, अपने खेल प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि आज खिलाड़ियों के पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। कोई खेल का आयोजन होता है, चाहे वो देश का हो चाहे दुनिया का हो, हमारी कोई भी टीम खेलने के लिए जाती है तो प्रधानमंत्री जी उनको बुलाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के जमालपुर कला गांव में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी सौगात मिली है। हर घर घर नल योजना के अंतर्गत निर्मित जमालपुर कला परियोजना योजना के अंतर्गत आज जल अर्पण दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने शिरकत की है। हरिद्वार जनपद के विकासखंड बहदराबाद स्थित जमालपुर कला गांव में जल जीवन मिशन के तहत तैयार की गई पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ जल अर्पण समारोह के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। उन्होंने विंटर कार्निवल का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। वह छात्र संघ के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छात्र संघ द्वारा अपनी और पहली बार विंटर कार्निवल के अंतर्गत भजन क्लबिंग में जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत की जा रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, लोक परंपराओं और युवा चेतना के संगम का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भजन क्लबिंग जैसे आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि हमारा युवा वर्ग आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है और संगीत, भक्ति और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक संदेश देना है और ऐसे आयोजनों से सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के लिए भी छात्र संघ पूरी तरह टीम की बनाई गई है और ऐसे आयोजन कर आप सभी ने नेतृत्व क्षमता की है, संगठन शक्ति और सामाजिक दायित्व का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्र छात्राओं ने आज इस कार्यक्रम का संचालन किया है, वहीं छात्र कल राज्य और देश का भी नेतृत्व करेंगे। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूरी पर आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र मणिकूट पर्वत पर 13 से 15 फरवरी तक त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा। आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया है। महाराज के अनुसार यह स्थान न केवल पौराणिक है बल्कि शिव शक्ति की साक्षात ऊर्जा का संगम है। महाराज ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम में आने वाले भक्तों के लिए पेयजल, विश्राम और दर्शन की व्यवस्था बेहतर करने के
निर्देश दिए हैं, आश्रम से जुड़े सदस्यों को दिए हैं और साथ ही उन्होंने इस आयोजन को लेकर मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हुए बताया कि इस नवनिर्मित ज्योतिर्लिंग को गुर्जेश्वर महादेव के रूप में नई पहचान मिलेगी। उनका दावा है कि देश के विभिन्न कोनों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सम्मिलित फल अकेले इस त्रयोदशी ज्योतिर्लिंग के दर्शन से प्राप्त होता है। और साथ ही आपको बता दें, विशेष अनुष्ठान के तहत 3 दिनों तक विशेष यज्ञ और पूजन होगा। शिवरात्रि के पावन अवसर पर ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न होगी। महाराज ने भक्तों से इस पुण्य कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील भी की है। फिलहाल कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस कार्यक्रम में व्यवस्थित और धार्मिक महत्व के साथ सफलतापूर्ण रूप से करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं का अंतिम रूप उन्हें दे दिया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना है स्वरूप की। ये मणिकूट पर्वत है। मणिकूट पर्वत भगवान भोलेनाथ का पर्वत माना जाता है और गूगल में भी सर्च करेंगे तो शिव शक्ति का जहाँ वास है वही मणिकूट है। नीलकंठ इसी पे प्रतिष्ठित है, इसलिए प्रमाणित है। इसकी परिक्रमा होती है। यहाँ महादेव जल निकलता है जिससे शिवलिंगों का जलाभिषेक किया जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन लगभग 80, 85, 90% लोग नहीं कर पाते हैं, अपितु सन्यासी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मणिकूट पर्वत पर यदि द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, तो यहाँ आकर के सब दर्शन कर लेंगे। जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्यफल प्राप्त होता है वही पुण्यफल उनको यहाँ प्राप्त होगा दर्शन का। सभी लोग जो दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं, 15 फरवरी शिवरात्रि को प्रतिष्ठा होगी त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्वरूप की। सभी लोग उपस्थित होकर के सहभागी बने। प्रतिष्ठा का अवसर एक बार मिलेगा, दर्शन बार बार मिलता रहेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। चारों धाम का दर्शन करने आते हैं सब। मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। इधर बगल में विंध्यवासिनी है, बाईं तरफ नीलकंठ महादेव हैं। मणिकूट पर्वत की परिक्रमा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो नहीं कर पाते वो आकर के यहाँ दर्शन करेंगे तो उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये मणिकूट पर्वत है भगवान भोलेनाथ का प्रमाणित एवं सत्यापित पर्वत माना जाता है। और उत्तराखंड के लोगों को तो विशेष रूप से चाहिए, 4 धाम का दर्शन करने के लिए ही लोग आते हैं, यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। अगर ये 12 ज्योतिर्लिंग का धाम बना, त्रयोदश ज्योतिर्लिंग का धाम बना, तो निश्चित रूप से सब यहाँ दर्शन करना चाहेंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे, यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा और आस्था भी बढ़ेगी। यहाँ गंगा स्नान करेंगे, महादेव जल, नीचे महादेव कुंड है, महादेव कुंड में स्नान करेंगे, ऊपर आकर के दर्शन करेंगे। उसके ऊपर शक्ति की प्रतिष्ठा है और शिव शक्ति का जहाँ वास है वही मणिकूट है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लगभग लोग क्यों नहीं कर पाते? किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय है तो स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास समय स्वास्थ्य है तो आर्थिक अभाव है। यहाँ 9 महीने रास्ता बना रहता है। गंगा स्नान करें और नदी के रास्ते से आकर के यहाँ दर्शन करें। उधर विंध्यवासिनी का दर्शन होगा, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा, त्रिपुर सुंदरी का दर्शन होगा। फिर इधर बाईं तरफ यहाँ से निकलें, नीलकंठ का दर्शन करते हुए, परिक्रमा करते हुए आराम से जा सकेंगे और सरलता के साथ उनको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिलेगा। और ये है समय के अनुसार
बहुत अच्छी विचारधारा के साथ, श्रद्धा के साथ इसकी प्रतिष्ठा की जा रही है। त्रयोदश ज्योतिर्लिंग इसलिए है कि 12 ज्योतिर्लिंग शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग राष्ट्र सेवा मानव कल्याण को समर्पित है, गुजरेश्वर महादेव। काफ़ी लोग यहाँ के लोकल भी, बाहर से भी बहुत सारे लोगों के आने की संभावना है। किसी का नाम तो हम बता नहीं सकते, पता नहीं कौन कौन आएगा, लेकिन यह है कि काफ़ी लोग श्रद्धा रखते हैं, काफ़ी लोग आएंगे और सभी लोगों को आना चाहिए। और ख़ास तौर से उत्तराखंड के लोकल लोगों को तो ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसके धाम बनने से यहाँ स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ सकता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।